हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। ठीक है, देखो ये वो 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर साल सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करके ही जाना है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 8 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 8 हमारा है नेफ्रॉन। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, देखो नेफ्रॉन के बारे में बात करता हूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, क्योंकि सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे आज हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? देखो नेफ्रॉन के बारे में बात करता हूँ तो नेफ्रॉन में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, यानी कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, क्या होती है? किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि किडनी के अंदर जो कुछ भी काम है, क्या है? किडनी के अंदर जो कुछ भी काम होता है वो कौन करता है भाई? नेफ्रॉन करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो अब अगर मैं किडनी के बारे में बात करता हूँ तो किडनी में क्या होता है? किडनी क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो किडनी के अंदर एक्चुअली यूरिन का फॉर्मेशन कौन करती है? नेफ्रॉन करती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको नेफ्रॉन में ध्यान रखना है कि नेफ्रॉन हेल्प इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि एक किडनी की अगर मैं बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ? एक किडनी की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कितने किडनी है दोस्त? हमारे पास 2 किडनी है। ठीक है, तो हमारे दोनों किडनी में कितने नेफ्रॉन होंगे? 2 मिलियन नेफ्रॉन हमारे दोनों किडनी में पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि 20 लाख नेफ्रॉन हमारे दोनों किडनी में पाए जाते हैं। और अगर एक किडनी में अगर आपसे पूछेगा तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट आपको नेफ्रॉन के लिए ध्यान रखना है। क्लियर है? तो नेफ्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होता है। ठीक है, पहले पार्ट को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं और दूसरे पार्ट को रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बारे में बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस क्या होता है इसको समझते हैं। देखो एफरेंट आर्ट्रियोल, क्या एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है ना, वो क्या करता है? एक कैपिलरी का गुच्छा बनाता है। क्या बनाता है? एक कैपिलरी का गुच्छा बनाता है। उसी कैपिलरी के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में आपको ध्यान रखना है कि ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। टफ्ट ऑफ कैपिलरी का मतलब ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी का गुच्छा है जो कौन बनाता है? एफरेंट आर्ट्रियोल बनाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं एफरेंट आर्टियोल के बारे में बात करता हूँ तो एफरेंट आर्टियोल जो है ना, वो एक रीनल आर्टरी का ब्रांच है। क्या है? रीनल आर्टरी का एक ब्रांच होता है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो रीनल आर्टरी होता है ना, वो क्या करती है? किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलस की कहानी होगी। अब इस चीज़ को हम लोग फिगर में समझते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है। क्लियर? अब जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो क्या करती है? यहाँ पे एक कैपिलरी का गुच्छा बनाता है, कैपिलरी का एक जाल बनाता है। और इस जाल को, कैपिलरी का जो ये गुच्छा है या जो कैपिलरी का जाल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक, अब देखो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो क्या करती है? ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर आती है। और जो इफरेंट आर्ट्रियोल वो क्या करती है? यहाँ से ब्लड को लेकर जाती है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ई फॉर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट जो गेट होता है वहां से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो ई फॉर एग्जिस्ट, ई फॉर एफरेंट आर्ट्रियोल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो क्या करता है? कैपिलरी से यहाँ से जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से ब्लड को लेकर जाता है। और जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो ब्लड को लेकर आता है। बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ऐसे समझो कि एफरेंट आर्ट्रियोल एक ट्यूब है। क्या है? एक पाइप है। तो देखो एफरेंट आर्ट्रियोल एक पाइप और इफरेंट आर्ट्रियोल भी एक पाइप है। आप इमेजिन कर सकते हो। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखो एफरेंट आर्ट्रियोल वाला जो पाइप है उसका डायमीटर ज़्यादा है और इफरेंट आर्ट्रियोल वाला जो पाइप उसकी डायमीटर कम है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो वाइडर होता है और जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है वो नैरो होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्लोमेरुलस की कहानी। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट, नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करता हूँ तो रीनल ट्यूब्यूल्स के 4 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, दूसरे पार्ट को पीसीटी कहते हैं, तीसरे पार्ट को हेनलेज लूप कहते हैं, चौथे पार्ट को डीसीटी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब इस चारों पार्ट को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप इसे याद रखोगे, बीपी हाई है डॉक्टर। किसे याद रखोगे भाई? बीपी हाई है डॉक्टर से याद रखो। ठीक है, बी फॉर बोमेन्स कैप्सूल, पी फॉर पीसीटी, एच फॉर हेनलेज लूप, डी फॉर डीसीटी। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी आप नहीं भूलोगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्लोमेरुलस को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग रीनल ट्यूब्यूल्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम लोग रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले हेनलेज लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हेनलेज लूप में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा इसका शेप के बारे में। ठीक है, तो हेनलेज लूप का जो शेप होता है वो हेयर पिन शेप होता है। कैसा होता है? हेयर पिन शेप। हेयर पिन शेप कहने का मतलब है कि लेडीज लोग जो बाल में चिमटी लगाती है ना, उस शेप का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? देखो नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं तो नेफ्रॉन में 2 चीजें होती है।
पहला ग्लोमेरुलस होता है और दूसरा रीनल ट्यूबल्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये एफरेंट आर्ट्यूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये इफरेंट आर्ट्यूल हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ग्लोमेरुलस। अब बात करेंगे दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस, दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रीनल ट्यूबल्स। रीनल ट्यूबल्स के 4 पार्ट होता है। पहला बॉमेंस कैप्सूल, ये हमारे पास बॉमेंस कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी, ये हैनलेज लूप, ये डीसीटी। क्लियर है। अब देखो जो बॉमेंस कैप्सूल होता है वो डबल वॉल कपलाई का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कटोरे की तरह का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ग्लोमेरुलस रखा रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बॉमेंस कैप्सूल से जो बॉमेंस कैप्सूल आगे जाके ओपन होता है पीसीटी में, और पीसीटी आगे जाके ओपन होता है हैनलेज लूप में, और हैनलेज लूप आगे जाके ओपन होता है डीसीटी में, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हैनलेज लूप का जो पार्ट नीचे की तरफ आता है क्या होता है, जो पार्ट नीचे की तरफ आता है उसे हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप कहते हैं, और हैनलेज लूप का जो पार्ट ऊपर साइड की तरफ जाता है या अप ऊपर साइड की तरफ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलेज लूप कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल, यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस है और ये जो बॉमेंस कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ मिलाकर, क्या ग्लोमेरुलस प्लस बॉमेंस कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ मिलाकर मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है बॉमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर। तो बॉमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। तो बॉमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल वॉल कपलाई का स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हो, ठीक है। देखो ये बॉमेंस कैप्सूल है और बॉमेंस कैप्सूल में 2 वाल पाए जाते हैं। देखो ये इन ये एक ये पहला वाल हो गया, ये दूसरा वाल हो गया, ठीक है। और ये कैसा दिखाई देता है, कप की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल वॉल कपलाई का स्ट्रक्चर, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम लोग नेफ्रॉन का एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो जहाँ पे नेफ्रॉन में 2 चीजें होती है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबल्स, ठीक है। तो देखो ये एफरेंट आर्ट्यूल, ये ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट आर्ट्यूल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्यूल ब्लड को लेकर आता है और इफरेंट आर्ट्यूल जो है वो ब्लड को लेकर चला जाता है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे पास बॉमेंस कैप्सूल हो गया जो डबल वॉल कपलाई का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ग्लोमेरुलस रखा रहता है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉमेंस कैप्सूल आगे जाकर ओपन होता है पीसीटी में, पीसीटी आगे जाकर ओपन होता है हैनलेज लूप में, हैनलेज लूप आगे जाकर ओपन होता है डीसीटी में, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डीसीटी जो है वो आगे जाकर ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट को चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। अब इस नेफ्रॉन को हम क्या करते हैं, बीच से हम इसको एक लाइन से कट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेफ्रॉन हो गया। इस नेफ्रॉन को ना हम क्या करते हैं, एक लाइन से कट कर देते हैं। देखो ऐसे करके हमने कट कर दिया। क्लियर है। अब ये लाइन के अपर वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और लाइन के नीचे वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। भाई कलेक्टिंग डक्ट से हमें क्या क्या सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। पहला। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन के डीसीटी ओपन होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे देखो एक नेफ्रॉन का डीसीटी, ये दूसरा नेफ्रॉन का डीसीटी, ये तीसरा नेफ्रॉन का डीसीटी ओपन हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट कलेक्टिंग डक्ट में तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, यानी कि ये कॉर्टेक्स से लेकर मेडुला तक में फैला हुआ होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो देखो कॉर्टेक्स रीजन के बारे में बात करता हूँ तो कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन का 4 पार्ट पाए जाते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा बॉमेंस कैप्सूल, तीसरा पीसीटी, चौथा डीसीटी, ठीक है। इसे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। इसे आप कैसे याद रखोगे, इसे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। इसे याद करने के लिए आपको क्या करना है, जीबी पे ध्यान रखो। जैसे जो जीबी होता है ना, तो जीबी पे आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग ब्रश करने के बाद हम लोग जीबी करते हैं तो उस जीबी पे आपको ध्यान रखना है ताकि आप जी वगैरह सब ना कटो। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, इससे आप भूल नहीं, अब इससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। आप आसानी से याद कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई मेडुला रीजन में नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो अगर मैं मेडुला रीजन के बारे में बात करता हूँ तो मेडुला रीजन में नेफ्रॉन का केवल एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग हैनलेज लूप कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग नेफ्रॉन का एक और फिगर डिस्कस करने वाले हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या हो गया, एफरेंट आर्ट्यूल, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास इफरेंट आर्ट्यूल, ये हमारे पास बॉमेंस कैप्सूल आगे जाके ओपन होता है पीसीटी में, पीसीटी आगे जाके ओपन होता है हैनलेज लूप में, हैनलेज लूप आगे जाके ओपन होता है डीसीटी में, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्यूल जो होती है वो ब्लड को लेकर आता है और इफरेंट आर्ट्यूल जो होता है वो ब्लड को लेकर जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये चारों पार्ट को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूबल्स कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इफरेंट आर्ट्यूल के बारे में बात करता हूँ तो इफरेंट आर्ट्यूल रीनल ट्यूबल्स के चारों तरफ क्या करती है, इफरेंट आर्ट्यूल रीनल ट्यूबल्स के चारों तरफ कैपिलरी का एक जाल बनाती है, लिपट कर क्या करती है, एक जाल बनाती है और उस जाल को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर से सुनो,
देखो इफरेंट आर्ट्यूल के बारे में बात करता हूँ तो इफरेंट आर्ट्यूल रीनल ट्यूबुल्स के चारों तरफ लिपट कर कैपिलरी का एक जाल बनाती है। उस जाल को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो पार्ट हेनलेज लूप में पाया जाता है, क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो पार्ट हेनलेज लूप में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। और वासा रेक्टा यू शेप का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, आपको याद करना है, क्लियर है। अब देखो अगर हम लोग अपने किडनी के बारे में बात करते हो तो हमारे किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। कितने तरह के भाई, दो तरह के। पहले टाइप के नेफ्रॉन को हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं और दूसरे टाइप के नेफ्रॉन को हम लोग जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है ये आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में बात करता हूँ तो हमारे किडनी में ज़्यादातर अमाउंट में, यानी कि मेजोरिटी अमाउंट में अगर मैं बात करता हूँ तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन पाया जाता है, और सम अमाउंट में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो हेनलेज लूप होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की जो हेनलेज लूप होती है बहुत ही लंबा है, और जब बहुत लंबा होगा तो ये मेडुला में मेडुला की पूरा गहराइयों तक में रन करेगा। यानी कि यहाँ पे देखो जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में जो हेनलेज लूप होती है वो बहुत ही लंबी होती है, बहुत लंबा होने की वजह से ये रन डीप इन मेडुला, यानी मेडुला के गहराई तक ये रन करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि वासा रेक्टा यहाँ पे जो होता है वो रेड्यूस होता है, बहुत ही छोटा होता है, या कई बार अब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हेनलेज लूप छोटा है। तो हेनलेज लूप छोटा होगा तो वासा रेक्टा भी छोटा होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बात करता हूँ तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो वासा रेक्टा होता है ना वो वेल डेवलप होता है। क्यों वेल डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे हेनलेज लूप जो होता है वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबा होने की वजह से यहाँ पे आपको वासा रेक्टा आसानी से दिखाई देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो नेफ्रॉन का टॉपिक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।